कंपटीशन में टीम वेदांता की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। ये हमारे जेएसडब्ल्यू की कुछ यूनिट्स हैं जो इंडिया में कहाँ पाई जाती है, हमने उनके बारे में बताया है। फिर ये जेएसडब्ल्यू के ग्रुप्स हैं, उनके बारे में हमने इसको डिस्क्राइब किया है। तो उसके बाद हमारे जेएसडब्ल्यू के पर्पस, विजन, वैल्यूज क्या है, हमने उसके बारे में डिफाइन किया है। ये हमारा जेएसडब्ल्यू का मैन्युफैक्चरिंग डायग्राम है और ये हमारा पावर प्लांट है जहाँ पे हम सब वर्क करते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रिंसिपल टीम चार्टर है जिसके फैसिलिटेटर सूरज सिंधे सर, लीडर अमित गली सर, मेंबर पंकज तांडे सर, मेंबर रोशन सर और मैं मेंबर रिया। ये हमारी टीम के कुछ अचीवमेंट्स है जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमने डमिंग मिल का सहारा लिया है जिसमें प्लांट डू चेक एक्ट के तहत इसको 12 स्टेप में कंप्लीट करने की कोशिश की है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, उसको सिलेक्शन किया है, उसको डिफाइन किया है। डू में हमने प्रॉब्लम का एनालिसिस किया है, उसके कॉजेस निकाले, रूट कॉजेस निकाले हैं, डाटा एनालिसिस किया है और सॉल्यूशन डेवलप किया है। चेक में हमने प्रोसेसिंग प्रोपोजल रजिस्टर किया है और ट्रायल इंप्लीमेंट किया है। एक्ट में हम लोगों ने रेगुलर इंप्लीमेंटेशन किया है और फॉलो अप एंड रिव्यू किया है। चेक 1 में जाइए आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, शिप लॉगबुक, डीडब्ल्यू मीटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने प्रॉब्लम बैंक बनाया है और उसको प्रॉब्लम बैंक बनाया है। अभी हमारा प्रॉब्लम बैंक तो मिल गया, उससे प्रॉब्लम बैंक से हम लोग को प्रॉब्लम सिलेक्ट करना था, इसलिए हम लोग स्टेप 2 में गए सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम बैंक मिला था उसको हम लोगों ने ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया। ए मींस विद इन डिपार्टमेंट, बी मींस क्रॉस फंक्शनल और सी मींस मैनेजमेंट सपोर्ट। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोगों ने ए टीम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ए टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगेन हम लोगों ने जो ए टाइप के प्रॉब्लम है उसको हम लोगों ने क्यूसी और काइजन में डिवाइड किया। क्यूसी के हम लोगों को 16 प्रॉब्लम मिले। अगेन हमारी टीम ने डिसाइड किया कि उसको थीम में डाल के लिखेंगे। तो थीम में ये मिला कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी थीम और कॉस्ट थीम में सेम प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया हम लोग प्रोडक्टिविटी थीम को सिलेक्ट करेंगे। जो अगर प्रोडक्टिविटी थीम के जो प्रॉब्लम थे उसको हम लोगों ने रेटिंग मेथड की तरह कुछ मार्क्स दिए। तो इससे भी पता चला कि 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है उसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सिलेक्ट हो गया, मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लान सिंक्रोनाइजेशन। ये प्रोजेक्ट हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं माइलस्टोन चार्ट के जरिए दिखाया है। अब उनको प्रॉब्लम तो मिल गया, उस प्रॉब्लम को जानने के लिए हम स्टेप 3 डेफिनेट प्रॉब्लम में जाएंगे। उससे पहले ये जान लेंगे कि हम पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो पावर प्लांट के मेजर इक्विपमेंट बॉयलर, टरबाइन, वाटर ट्रीटमेंट और एमआरसी। तो ये हम जानते हैं कि पहले पावर प्लांट कैसे वर्क करता है। तो ये हमारा बॉयलर है जहाँ पे हम स्टीम को जनरेट करते हैं। देन इसके बाद जब स्टीम जनरेट होती है तो उसको इस बॉल को ओपन करके टरबाइन में छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम किसी भी स्टीम पे ऐसे टरबाइन पे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें ओईएम में कुछ पैरामीटर दिए हैं, उस पैरामीटर को अचीव करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो जब तक कि हमको वो पैरामीटर अचीव नहीं हो जाते तो उस स्टीम को हम डम वॉल के थ्रू कंडेंसर में भेजते हैं और कंडेंसेट करके देन ये क्लोज लूप में काम करता रहता है। जो चीज मैंने अभी आपको समझाई और उसी को मैं लोगों को एक वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूंगी। स्टार्टिंग कंडीशन में क्या होता है, स्टार्टअप की कंडीशन में हमको प्लांट को स्टार्टअप करने के लिए डीप्रेशराइज्ड वाटर की नीड होती है जो कि हम अपने डीएम प्लांट में खुद ही जनरेट करते हैं। तो जब हमको जो डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है वो डीएम प्लांट के थ्रू मिल जाता है। अब वो डीएम प्लांट में से जो डीमिनरलाइज्ड वाटर मिला वो डीरेटर में जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डीरेटर का पर्पस क्या होता है। तो जो डीमिनरलाइज्ड वाटर जो होता है वो डीरेटर में जाके डीऑक्साइड होता है, मतलब हम उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं क्योंकि जो अगर वो ऑक्सीजन वाला वाटर अगर हमारे बॉयलर में जाएगा तो वो कोरेजन पर्पस यूज करेगा। तो उसके बाद वो डीरेटर में जाने का बीएफपी में जाता है और हम बॉयलर में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारी गैस बर्न होती है और जो हमारा वाटर होता है वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। जैसे ही हमारा जो स्टीम के पैरामीटर्स आ जाते हैं तो उस वॉल को हम ओपन करते हैं और उस स्टीम को टरबाइन में छोड़ देते हैं। जैसे कि पता है कि जो टरबाइन की शाफ्ट जो होती है वो जनरेटर की शाफ्ट से इंगेज रहती है। तो उसमें क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी की रिस्पेक्ट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। जैसे टरबाइन वर्क डन करती है तो टरबाइन की लास्ट डेट में क्या होता है कि हमारे वर्क डन करने के बाद जो स्टीम बची होती है उसको हम ऐसे ही वेस्ट नहीं छोड़ सकते। तो इस स्टीम को हम कंडेंसर में कंडेंसेट कर लेते हैं और उसके बाद वो डीरेटर टू एक क्लोज लूप में काम करता रहता है। अब उसके बाद ये आता है कि ये हमारे पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है जिसको देख के हमें पता चलता है कि जो जनरेटर है वही हमारा पिन है। तो उसमें क्या हुआ, ये हमारे डीजल का एक एक्चुअल हमने ट्रेंड लिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एनजी गैस को फायर किया और यहाँ पे प्लांट सिंक्रोनाइज हुआ। तो इसके पीछे जो डिले आवर लगा वो हमें 5 आवर्स का लगा। तो इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, तो हमने इससे निकाला कि जो डिले हो रहा था उसका इफेक्ट हमारी प्रोडक्टिविटी में कैसे हुआ कि हमारा जो पावर जनरेशन था वो लॉस हो रहा था। कॉस्ट में कैसे लॉस हुआ कि हमको जो स्टीम वेस्ट हो रहा था, फ्यूल लॉस जा रहा था, डीएम वाटर जो जा रहा था कंजप्शन वो बढ़ रहा था। तो कॉस्ट में हमारा ऐसा हुआ कि कॉस्ट बढ़ी। फिर दूसरा क्या, डिलीवरी जो हमारे कस्टमर हैं जिनको हम सप्लाई देते हैं उनको हम टाइम पे सप्लाई नहीं दे पाए। फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर क्या होता है कि स्टार्टिंग जब तक हमने आपको जैसे बताया कि ओएम के कुछ पैरामीटर होते हैं हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम एटमॉस्फेयर में वेंटिंग करते हैं जिससे क्या होता है कि हमारा नॉइज और साउंड दोनों बढ़ता है। अब उसके बाद क्या हुआ, इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक प्रोबेबल स्टेटमेंट दिया कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ा कि हमारा जो पावर जनरेशन है वो रिड्यूस हो रही है, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रहा है और डीएम वाटर कंजम्पशन भी बढ़ रहा है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया कि हम जो पावर है रिडक्शन हो रहा है उसको कम करेंगे, फ्यूल को मेंटेन करेंगे और ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन को भी कम करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने गोल लिया कि जो सिंक्रोनाइजिंग होने में जो 300 मिनट्स का टाइम लग रहा था, जैसे कि मैंने दिखाया, उसको हम 240 करेंगे कैसे भी करके। तो उसका एक हमने टारगेट सेट किया कि इसको हम 4 मंथ में कंप्लीट करेंगे। जो प्रॉब्लम डिफाइन है तो उसको लेके हम लोग गए फिर एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम में स्टेप 4 में। इसमें हमने Y4W वर्जेस टेक्निक यूज किया कि ये प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे हो रहा है, कब हो रहा है, इससे किससे कितना इफेक्ट हो रहा है। तो जैसे हमारा डिले हो रहा है, ज्यादा टाइम जो लग रहा है 1 घंटे का, उसमें हम लोग मेगावाट लॉस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो फ्यूल कंजम्पशन, स्टीम कंजम्पशन और वाटर डीएम वाटर कंजम्पशन है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो उसके ये एक हमारा जो वाइडन ने हमें दिया है जो स्टार्टअप पैरामीटर्स और टाइम डिले, कितना टाइम में हमारा प्लांट चालू होना है, उसका एक ग्राफ यहाँ पे हमने दिखा है। ये प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने से पहले जो हमारा स्टार्टअप हुआ है उसके हमने डाटा लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 300 मिनट हम लोग को हर स्टार्टअप के लिए लग रहा है। ये एक्चुअल डिशेस के फोटो है। यहाँ पे हमने इंजन लाइटर किया, मतलब प्लांट चालू किया बॉयलर, और यहाँ पे हम लोग प्लांट सिंक्रोनाइजेशन किया, मतलब मेगावाट जनरेशन चालू किया है। तो इसके चलते लगभग 300 मिनट्स हम लोग हर स्टार्टअप के लिए लिए। स्टेप 5 में जाएंगे, आइडेंटिफाई कॉजेज। जो प्रॉब्लम मिला था उसके ऊपर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की और उसके पॉसिबल कॉजेज निकाले। लेकिन ये पॉसिबल कॉजेज किस वजह से आ रहे हैं, मैन मशीन मेथड किस वजह से आ रहे हैं, इसलिए देखने के लिए हमने उसको इशिकावा डायग्राम में कन्वर्ट किया है। अब हमको प्रॉब्लम तो मिल गया, इसके लिए हमको उसको रूट तक पहुंचना था, जिसके लिए हम स्टेप 6 में जाएंगे, फाइंडिंग द रूट कॉजेज, और बाय बाय एनालिसिस किया और उसके रूट तक गए और उसके कॉजेज को निकाला और उसको लिस्ट आउट किया। प्रोबेबल रूट कॉजेज तो मिल गए, उसको हम लोगों ने वैलिडेटिंग टेक्निक यूज करके वैलिड और इन्वेट किया। नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन 7 सॉल्यूशन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में जो प्रोबेबल रूट कॉजेज थे उसको हम लोगों ने सेवेरिटी डिटेक्शन और ऑकरेंस बेस पे आरपीएम नंबर दिए। इससे हम लोगों को यहाँ पे कंफर्म रूट कॉजेज मिले, डंप डाउन आउटलेट पैरामीटर नॉट मेंटेन, और सेकंड था हाई डीएम वाटर कंजम्पशन। जो दो कंफर्म रूट कॉजेस के हमारे, उनको लेके हम लोग गए स्टेप 10 में डेवलपिंग ऑफ सॉल्यूशन में। जो 2 वैलिड कॉजेस मिले थे उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले। देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1.1 जो डंप वाले उसके जो आउटलेट पैरामीटर्स हमें चाहिए उसके हिसाब से उसको चेंज करना। इसमें इंप्रूवमेंट अच्छा था, कॉस्टिंग भी कम था, शटडाउन भी कम लगने वाला था, इसलिए इसको हमने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट सॉल्यूशन था इंटरकनेक्शन ऑफ डीएम वाटर लाइन फ्रॉम CPP1 टू CPP3। इसमें लो कॉस्ट लगने वाली थी और इसमें ये इन हाउस होने वाला था, इसलिए इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट सॉल्यूशन था 2.3 स्काईवेंट 2.2 स्काईवेंट लाइन इंटरकनेक्शन विद हॉट वेल। इस सॉल्यूशन में दिक्कत क्या आ रही थी कि जो कॉस्ट लग रही थी वो हमें हाई कॉस्ट लग रही थी और शटडाउन भी मोर रिक्वायरमेंट था और मैनेजमेंट का अप्रूवल भी चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इस सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर है 2.3 डीएम वाटर जनरेशन का कैपेसिटी बढ़ाना। लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट कम था, कॉस्ट ज्यादा लगने लगा और मैनेजमेंट अप्रूवल लेना पड़ता था, इसलिए उसको हमने रिजेक्ट किया। अब जो हमको क्या हुआ कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर हम स्टेप 9 में जाते हैं, जहाँ पे हमारे सीनियर से हमसे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर किए, जिसका हमने उनको सेटिस्फाई आंसर भी दिया और उस पर रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की। और उसके बाद हमें हमारे सीनियर के द्वारा एक विनिंग नोट मिला कि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमारे सीनियर से हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो हम लोग गए स्टेप 10 में ट्रायल इंप्लीमेंटेशन एंड चेक परफॉर्मेंस में। इसमें हमने इंप्लीमेंटेशन के लिए एक प्लानिंग बनाया, चार्ट की एक्टिविटीज क्या रहेगा, उसका जिम्मेदारी किसका रहेगा और उसके लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा। तो ये बिफोर वाला जो हमारा कैंप कंट्रोल का जो डंप हुआ था उसका डाटा शीट है। इसमें क्या हो रहा था, जो आउटलेट टेम्परेचर था वो 240 मिल रहा था, जो कंडेंसर में हम लोग डंप करते हैं। उसकी वजह से कंडेंसर टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा था और उसे मेंटेन करने के लिए मतलब उसकी वजह से वैक्यूम मेंटेन नहीं हो रहा था स्टार्टअप में। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली हॉगर को में लेना पड़ता था। हॉगर क्या है कि स्टीम को कंडेंसर का वैक्यूम मेंटेन करने के लिए स्टीम को बाहर भेजेगा और उसके साथ साथ डंप कैपेसिटी भी हम लोग को कम करना पड़ रहा था, क्योंकि हमको स्टार्टअप वेंट जो दिया है टरबाइन में जो एटमॉस्फेयर में वेंटिंग करता है तो वो लाइन पे लेना पड़ता था। ये दोनों केस में हमारा डीएम वाटर और स्टीम दोनों का भी लॉसेस हो रहा था। जो आफ्टर वाला जो हमने अभी सर्कुलर का जो हमने डंप वॉल लगाया उसका जो आउटलेट पैरामीटर है वो 144 है। ये किस वजह से, इसमें क्या किया हमने कि जो पहले 4 नोजल थे डंप वॉल स्प्रे के लिए वाटर जो सीपी से लेके उसको कूलिंग करता है वो 4 नोजल थे, अभी हम लोग 6 नोजल में इसको डिवाइड किया। ये बिफोर वाला डंप वॉल है उसका ड्राइंग है, आफ्टर वाला डंप वॉल है। ये जब डंप वॉल हमने रिप्लेस किया था शटडाउन में उसका एक्टिविटीज है, बिफोर वाला डंप वॉल है, ये न्यू वाला डंप वॉल है। और जो सेकंड एक सॉल्यूशन था हमारा कि इंटरकनेक्शन करेंगे उसका ये डीएम वो CPP1 का डीएम टैंक है, ये लाइन CPP2 से आया हुआ है उसके कनेक्ट किया और ये CPP2 से आके CPP1 में जा रहा है। के 11 में जाइए रेगुलर इंप्लीमेंटेशन। ये हमारा प्रोजेक्ट एक्टिविटी का गैंट चार्ट है।
और यहाँ देख सकते हैं पहले हमने प्रोजेक्ट चालू होने से पहले एक डाटा लिया था, वैसे ही सेम डाटा हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद लिया है। उसमें क्लियरली पता चल रहा था कि प्रोजेक्ट चालू होने से पहले 300 मिनट लाइट स्टार्टर में जाता था, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद 220 मिनट जा रहा है। ये बिफोर आफ्टर का चार्ट है। जो एक्चुअल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जो इंजन स्टार्टअप में और प्लांट सिंक्रोनाइजेशन में जो टाइम लग रहा था वो एवरेजली आप देख सकते हैं कि 220 मिनट तक लग रहा था। तो हमारा जो हम लोगों ने गोल सेट किया था 300 मिनट से 240 मिनट, तो हम लोगों ने वो 220 मिनट तक लाया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो 100% अपना गोल अचीव किया और उसके आगे जो हम लोगों ने स्टीम वाटर और जो फ्यूल कंजम्पशन कर रहे थे उसको भी मिनिमाइज किया। ये सोल्यूशन डेवलप करने के लिए हम लोगों को करीब 2.5 लाख का खर्चा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट करने से पहले हम उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, वैसे ही हमने इस प्रोजेक्ट के जो टेंजिबल बेनिफिट और इनटेंजिबल बेनिफिट को देखा। तो सबसे पहले हम टेंजिबल बेनिफिट देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा जो डिले सिंक्रोनाइजिंग हो रहा था उसमें हमारा 80 मिनट में 71 मेगावाट लॉस हो रहा था, 71 मेगावाट में अप्रोक्स 6 लाख का लॉस जा रहा था। और पीएफजी स्टीम में हमारा अप्रोक्स 1.5 लाख लॉस में जा रहा था, पीएफजी गैस में अप्रोक्स 1.2 लाख लॉस में जा रहा था, डीएम वाटर में अप्रोक्स 52,000 लाख लॉस में जा रहा था, एनजी गैस में अप्रोक्स 2.8 लाख लॉस में जा रहा था। और किसी भी प्लांट को चलाने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिसका हमें एएस निकाला वो 2.1 आया, जिसमें अप्रोक्स 70,000 जो था वो हमारा लॉस में जा रहा था। इन सब लॉस को हमने ऐड किया तो हमको पता चला कि जो हमारा पंच सिंक्रोनाइजिंग में अप्रोक्स 12 लाख लॉस में जाता था, उसको हमने सेविंग किया। जो हमारा प्रोजेक्ट था उसको हमने दिसंबर में कंप्लीट किया। उसके बाद अभी तक हमने 5 फोल्ड स्टार्टअप किए, जिससे हमको पता चला कि हमने टोटल जो अराउंड 60 लाख की सेविंग किया। हम टेंजिबल बेनिफिट देखें, अब उसके बाद हम इंटेंजिबल बेनिफिट देखें। इंटेंजिबल बेनिफिट में पहला आता है हमारा सेफ्टी। सेफ्टी में क्या हुआ कि जो हमारे बॉयलर पे लोड था वो ऑक्सिलरी लोड वो तो कम हो गया। सेकंड आता है इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि स्टीम ओईएम ने जो पैरामीटर दिए थे वो अचीव करने के लिए हम वेंटिंग करते थे, तो वो वेंटिंग करना बंद हो गया और इन्वायरमेंट हो गया। थर्ड आता है कि कस्टमर। जो क्या हुआ इस प्रोजेक्ट को करने के बाद हमारे जो कस्टमर है उनको हम टाइम पे लोड सप्लाई कर पाए। एंड फोर्थ नंबर आता है क्यूसी मेंबर। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो क्यूसी के मेंबर्स हैं उनका प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हुआ और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप हो गया। स्टेप 12 में जाएंगे फॉलो एंड रिव्यू। कौन सा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम लोगों ने कंट्रोल प्लान बनाया। और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में एसओपी और एसएमपी को सेम रखा क्योंकि ऑपरेशन सेम था। एमओसी बनाया और जो नया डंपॉल मंगाया था उसको साथ में पीओ में एंट्री किया। ये प्रोजेक्ट हमें कैसे कंप्लीट किया, प्लान वर्सेस एक्चुअल कैसे कंप्लीट किया है, माइलस्टोन चार्ट की तरह दिखा है। और इस प्रोजेक्ट में कौन सा स्टेप में कौन सा टूल एंड टेक्निक यूज किया है वो चार्ट में दिखा है। ये हमारा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड कंप्लीशन शीट है, प्रोजेक्ट A3 शीट है। और ये जो हमने एमओसी बनाया है इंटर डिपार्टमेंट उसका ये शीट है। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन ऑन हायर साइड। इस प्रोजेक्ट को आपके सामने सादर करने के लिए टीम वेदांता को जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। कुछ क्वेश्चन है तो पूछें।